Intermittent diseases. Aphorism 231 to 245. Definition: these are those diseases which recur at certain periods. Now, classification of intermittent diseases. So, alternating diseases and typical intermittent diseases. Alternating diseases में हमारे double alternating and threefold alternating दो types होते हैं. Typical intermittent diseases दो types के further, non-febrile and febrile. Febrile is again divided into four different types. Sporadic epidemic, epidemic of non-marshy areas, pernicious individual of non-marshy areas and endemics of marshy areas. तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ऑल्टरनेटिंग डिसीजेस के बारे में. सो ऑल्टरनेटिंग डिसीजेस, एफोरिज्म्स 231 to 232. These are those diseases in which certain morbid states alternate at uncertain intervals with the morbid state of a different kind. For example, हमारी जो ड्रग है क्रोटॉन टेक, उसमें दो कंडीशंस ऑल्टरनेट होती है, जैसे एक्जिमा और डायरिया. तो पेशेंट जब एक कंडीशन से सफ़र कर रहा होता है तो दूसरी कंडीशन तब नहीं होती, एंड आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम उसको वो सेकेंड कंडीशन होती है. और जब वो सेकेंड कंडीशन फॉर एग्जांपल डायरिया से सफ़र कर रहा होगा तब उसको एक्जिमा नहीं होगा. तो ये जो दोनों चीज़ें वो एक दूसरे के साथ ऑल्टरनेट करेंगी. दे बिलोंग टू द क्लास ऑफ क्रॉनिक डिसीजेस. They are usually soric but can be complicated with syphilis sometimes. When one disease manifestations are present, the other one is absent. जैसे हम लोगों ने ये डायग्राम में देखा, एक कंडीशन फिर दूसरी कंडीशन रहेगी और फिर वापस से पहली कंडीशन आ जाएगी. Examples: 2 or 3 states may alternate with one another. First, a type of leg pain will alternate with ophthalmia. Ophthalmia recurs as soon as the leg pain is relieved. These two states will appear and disappear alternately. ऐसे ही convulsions and spasms में alternate with any other affection of the body. मतलब तीन चीज़ें एक दूसरे के साथ alternate होगी, और ये देखेंगे हम लोग threefold alternating diseases के केस में. अब इसकी ट्रीटमेंट. So ट्रीटमेंट में if they are of soric origin, they may be cured by antisoric medicines. But when complicated with syphilitic miasm, alternate the antisorics with antisyphilitics. तो जैसे हम लोगों ने डिजीज़ के टाइप में देखा कि डिजीज़ ही ऑल्टरनेटिंग डिजीज़ है, तो इसके ट्रीटमेंट में भी हम लोग एंटीसोरिक और एंटीसिफिलिटिक ऑल्टरनेट करेंगे इन केस अगर सिफिलिस अगर प्रेजेंट है पेशेंट में. नाउ टिपिकल इंटरमिटेंट डिजीजेस, एफोरिज्म 233 to 245. Typical intermittent diseases are those in which a morbid state of fixed character returns at a tolerably fixed period and the patient is relatively in good health between the two paroxysms. हम लोगों ने जब अल्टरनेटिंग डिजीजेस की बात की थी तो हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पे अनसर्टन इंटरवल्स है. मतलब ये जो दोनों के बीच का जो पीरियड है ये हमें पता नहीं होता कि कितने टाइम बाद वो दूसरी कंडीशन रिकर होगी. लेकिन टिपिकल इंटरमिटेंट डिजीजेस के केसेस में हमें पता होता है कि एक फिक्स पीरियड होता है जिसके बाद वो डिजीज़ वापस इंटरमिटेंटली मतलब रिकर होती है. नाउ टाइप्स: नॉन फेब्राइल टिपिकल इंटरमिटेंट डिजीज एंड फेब्राइल टिपिकल इंटरमिटेंट. तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नॉन फेब्राइल या अफेब्राइल की. इसमें आर ऑब्जर्व्ड इन वन सिंगल पेशेंट एट अ टाइम and not usually appear sporadically और epidemically. मतलब ये इपिडेमिक भी नहीं होती और ये स्पोराडिक भी नहीं होती. इपिडेमिक मतलब जैसे हम लोगों को पता है एक इपिडेमिक आता है किसी भी एक पर्टिकुलर डिजीज़ का, जैसे कॉलेरा का इपिडेमिक है, स्कारलेटिना का इपिडेमिक होता है. बट स्पोराडिकली का मीनिंग क्या होता है? सेवरल पेशेंट को अफेक्ट करता है किसी एक पर्टिकुलर एरिया में. लेकिन ये डिजीज़ स्पोरेडिक और इपिडेमिक नहीं होती, ये किसी सिंगल इंसान को अफेक्ट कर सकती है एक टाइम पे. दे ऑलवेज बिलोंग टू क्रॉनिक डिसीजेस मोस्टली ऑफ प्योरली सोरिक ओरिजिन बट समटाइम्स कॉम्प्लिकेटेड विद सिफिलिस. अब इसकी ट्रीटमेंट क्या रहेगी? सो व्हेन ऑफ सोरिक ओरिजिन ट्रीट बाय एंटीसोरिक मेडिसिन. सो सिंपल है, अगर सोरा है बैकग्राउंड में तो एंटीसोरिक देंगे, अगर कॉम्प्लिकेटेड विद सिफिलिस है तो अल्टरनेट करेंगे एंटीसोरिक को एंटीसिफिलिटिक के साथ. नेक्स्ट है हमारा फेब्राइल इंटरमिटेंट डिसीजेस. तो ये हमारे 4 टाइप्स के होते हैं. सबसे पहला है स्पोरेडिक और इपिडेमिक इंटरमिटेंट फीवर. मतलब इंटरमिटेंट फीवर है जो स्पोरेडिक है, मतलब सेवरल लोगों को अफेक्ट कर रहा है, या इपिडेमिक है, बहुत ज़्यादा लोगों को अफेक्ट कर रहा है एक पर्टिकुलर रीजन में. देन सेकेंड इज एपिडेमिक इंटरमिटेंट फीवर ऑफ नॉन मार्शी डिस्ट्रिक्ट्स. तो ऐसा इंटरमिटेंट फीवर जो इपिडेमिक है और जो नॉन मार्शी एरियाज़ में, मतलब मार्शी यानी जो डैम्प वेट एरियाज होते हैं जहाँ पे मोस्टली मलेरिया एपिडेमिक होता है, ये वैसे एरिया में नहीं है, तो ये नॉन मार्शी है. थर्ड, पर्निशियस इंटरमिटेंट फीवर अटैकिंग इंडिविजुअल्स नॉट रिसाइडिंग इन मार्शी एरियाज. तो अगेन दिस इज ऑल्सो नॉन मार्शी और ये भी नॉन मार्शी है. लेकिन जो फोर्थ टाइप है हमारा, दैट इज
इंटरमिटेंट फीवर एंडेमिक इन द मार्शी डिस्ट्रिक्ट्स। तो ये हमारे 4 टाइप्स हुए। अब इसमें सबसे पहला है स्पोरेडिक और एपिडेमिक इंटरमिटेंट फीवर। इन दिस ग्रुप ईच पैरोक्सिज्म इज कंपोज्ड ऑफ 2 अल्टरनेटिंग स्टेट्स, कोल्ड हीट, हीट कोल्ड, बट समटाइम्स 3। तो हमारे 3 स्टेजेस देखने को मिलेंगे या फिर 2 स्टेजेस रहेंगे फीवर के, कोल्ड हीट या स्वेट, या फिर कोल्ड हीट या हीट कोल्ड। इसमें ट्रीटमेंट है सबसे पहला सिलेक्शन ऑफ द रेमेडी। सो सिलेक्ट अ रेमेडी विच इज एबल टू प्रोड्यूस इन हेल्थी बॉडी सिमिलर ऑल्टरनेटिंग स्टेट्स, और इट मस्ट करस्पॉन्ड टू होम्योपैथिकली बेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट एंड मोस्ट पेक्यूलर अल्टरनेटिंग स्टेट। तो हम लोग एक सिमिलिमम फाइंड करेंगे जिसमें वैसे ही इंटरमिटेंट फीवर या इंटरमिटेंट कंडीशन प्रूविंग्स में दिखे हो। The symptoms of the patient's health during the period of the intermission between the paroxysm should be the chief guide to the selection of remedy। तो हमें रेमेडी कौन से सिम्टम्स पे सिलेक्ट करनी है। तो जब 2 फीवर के पैरोक्सिज्म्स आ रहे हैं उसके बीच का जो इंटरवल है जिसमें पेशेंट इज़ इन गुड हेल्थ, वो पीरियड में उसके जो भी सिम्टम्स होंगे बेस्ड ऑन दैट सिम्टम हम लोग रेमेडी सिलेक्ट करेंगे। सेकेंड पॉइंट, टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रेमेडी। तो ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंटरमिटेंट फीवर के केसेस में हमें कब उससे पेशेंट को मेडिसिन देनी है, क्योंकि उसका फीवर आ रहा है, फिर थोड़ा टाइम पेशेंट को अच्छा लग रहा है, फिर अगेन फीवर आ रहा है, तो ऐसे टाइम पे हमें मेडिसिन कहाँ देनी होती है। सो द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग मेडिसिन इज इमीडिएटली आफ्टर द एंड ऑफ द पैरोक्सिज्म। तो जैसे ही फीवर का जो फर्स्ट पैरोक्सिज्म खत्म होगा पेशेंट का हमारे, तो हम उसको तुरंत ये जो स्पेस है बीच में की, इसमें हम लोग उसको मेडिसिन दे देंगे। जैसे ही पैरोक्सिज्म खत्म होगा हम उसे मेडिसिन देंगे। और अगर हमने ऐसा नहीं किया, अगर हमने पेशेंट को पैरोक्सिज्म खत्म होने से पहले, मतलब यहीं पर अगर हम लोगों ने उसको मेडिसिन एडमिनिस्टर किया तो क्या होगा। सो इफ द मेडिसिन इज गिवन इमीडिएटली बिफोर द पैरोक्सिज्म, द एक्शन ऑफ द मेडिसिन वुड कोइंसाइड विद द नेचुरल रिकरेंस ऑफ द डिजीज कॉजिंग वायलेंट एग्रेवेशन। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, या फिर हम लोगों ने सेकेंड पैरोक्सिज्म है और उसके एकदम पहले ही पेशेंट को मेडिसिन दे दी, तो ऐसा होगा कि पेशेंट के जो मेडिसिन के सिम्टम्स है, जो हमने मेडिसिन एडमिनिस्टर की है उसके सिम्टम्स, और जो पेशेंट के जो डिजीज़ का ये पैरोक्सिज्म है वो एक साथ कोइंसाइड करेंगे, जिससे कि पेशेंट को बहुत वायलेंट एग्रेवेशंस होंगे। तो हमें ये सब नहीं करना है। Now third point, if the state of apyrexia is very short, the dose of the medicine should be administered during the declining period of the paroxysm। तभी इन्होंने कहा है कि अगर ये जो बीच का पीरियड है, इंटरवल, वो बहुत ही कम है, जो अपायरेक्सिया का स्टेट है, मतलब जहाँ पे पेशेंट को फीवर नहीं है, वो बहुत ही कम है, तो हम लोग कैसे पेशेंट को एडमिनिस्टर करेंगे मेडिसिन। तो वो टाइम पे हमें ये जो डिक्लाइनिंग फेज होता है उसके पैरोक्सिज्म का, उस पर हमें पेशेंट को मेडिसिन एडमिनिस्टर करना है। Now C, third point is repetition of medicine. A single dose of suitable medicine stops the paroxysm। मतलब सबसे पहले हम लोग एक सिमिलिमम सिलेक्ट करेंगे और वो देने के बाद अगर पेशेंट का पैरोक्सिज्म रुक गया, सो आफ्टर सम टाइम्स रिकरेंस अकर्स विच मे बी ड्यू टू 2 रीजन्स। रुक गया और उसके बाद वापस से पेशेंट को रिकरेंस हुआ उसके पैरोक्सिज्म का, तो उसके 2 कारण हो सकते हैं। सबसे पहला है कि नॉक्शियस इन्फ्लुएंस स्टिल कंटिन्यू टू एक्ट, मतलब कोई तो मेंटेनिंग कॉज है जिसके वजह से हमारे पेशेंट को फिर से वो पैरोक्सिज्म आ रहा है। सोरा इज इन द बैकग्राउंड। तो फिर इसमें हम लोग आगे क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग रिमूवल ऑफ द नॉक्शियस इन्फ्लुएंस। तो अगर कोई मेंटेनिंग कॉज है, पेशेंट अगर बहुत डैम्प एरिया में रह रहा है, या फिर उसको कोई मेंटेनिंग कॉज जो हमें फाइंड आउट कर पा रहे हैं हम लोग, वो हम लोग ढूंढेंगे और उसको निकाल देंगे। देन रिपीट द मेडिसिन इफ द टोटलिटी इज स्टिल द सेम। फिर अगर पेशेंट क्योर हो जाता है तो बहुत अच्छा, और इफ़ ही इज़ नॉट क्योर्ड बाय दिस देन वी विल गो टू एंटीसोरिक, और एंटीसोरिक देने के बाद पेशेंट इज क्योर। Now second is epidemic intermittent fever of non-marshy district. They are of the nature of chronic diseases. They are composed of single acute paroxysm. Each epidemic possesses a peculiar uniform character common to all individuals attacked by the epidemic disease। तो कोई भी epidemic disease अगर हम लोग उसकी बात करते हैं जो नॉन मार्शी डिस्ट्रिक्ट में हो रही है, मतलब जो नॉन मार्शी, नॉन डैम वेट वेदर वाले एरिया में हो रही है, जैसे हम लोग कोविड-19 का भी ले सकते हैं, तो ये कंडीशन में हम लोग एपिडेमिक इंटरमिटेंट फीवर ऑफ नॉन मार्शी डिस्ट्रिक्ट उसको बोल सकते हैं। ट्रीटमेंट, सिलेक्शन ऑफ द मेडिसिन। तो अगर एपिडेमिक है तो एपिडेमिक के केस में हम लोग होम्योपैथिकली जीनस एपिडेमिकस सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे आफ्टर ऑब्जर्विंग अ गुड नंबर ऑफ पेशेंट ऑफ दिस एपिडेमिक, अ जीनस एपिडेमिकस मे बी डिस्कवर्ड being most suitable for all individuals suffering from that particular epidemic. If the first paroxysm is uncured or untreated improperly by the
होम एलोपैथी हाई पोटेंसी ऑफ सल्फर और हेपार्ट सल्फरेज शुड बी गिवन। तो पहले तो हम लोग जेनस एपिडेमिकस देंगे हमारे पेशेंट को, और उसके बाद अगर वो पेशेंट किसी एलोपैथ के पास से आया होगा और उसका फर्स्ट पैरोक्सिज्म अच्छे से ट्रीट नहीं हुआ हो, तो हम लोगों को डॉक्टर हैनमन ने एडवाइस किया कि हमें हाई पोटेंसी में सल्फर या फिर हेपार्ट सल्फ देना होता है। सेकेंड, टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन और रिपीटेशन ऑफ मेडिसिन, जैसे हम लोगों ने फर्स्ट केस में डिस्कस किया, बिल्कुल वैसा ही है। थर्ड, पर्निशियस इंटरमिटेंट फीवर अटैकिंग इंडिविजुअल इन नॉन मार्शी डिस्ट्रिक्ट। तो ये पर्निशियस कंडीशंस, यहाँ पे हम लोगों को सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन देखना है। इसमें फर्स्ट शुड बी ट्रीटेड विथ एक्यूट रेमेडीज विच आर नॉन एंटीसोरिक। तो पहले हम लोग एक्यूटली उसको एक्यूट मेडिसिन से, एक्यूट रेमेडीज से ट्रीट करेंगे, और उसके बाद उसको रिपीट करेंगे हमारे मेडिसिन को, एक्यूट मेडिसिन को, फॉर एग्जांपल बेलाडोना। फिर अगर पेशेंट फिर भी ठीक नहीं हुआ तो हमें समझना चाहिए कि पेशेंट का जो बैकग्राउंड है, मतलब माइजम, वहाँ पर सोरा है, और फिर हम पेशेंट को एक एंटीसोरिक मेडिसिन देंगे जिससे कि पेशेंट को प्रॉपर क्योर मिल जाएगा। इसमें भी टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और रिपीटेशन ऑफ मेडिसिन सेम है जैसा हम लोगों ने फर्स्ट केस में देखा था। नाउ फोर्थ, एंडेमिक इंटरमिटेंट फीवर इन मार्शी डिस्ट्रिक्ट्स। Selection of medicine in healthy man who has a good regimen becomes habituated to the marshy districts and remains in a good health। तो जो लोग पहले से ही, जो born and brought up in a damp marshy area है, वो लोग वो जगह को habituate हो जाते हैं। But if endemic attacks him, very small dose of highly potentized cincona will cure it। तो अगर इनकेस उनको फिर भी अगर एंडेमिक डिजीज़ का वो अटैक हुए, मतलब उनको अगर इंटरमिटेंट फीवर हुआ, तो हम लोग उनको हाईली पोटेंटाइज डोज दे सकते हैं सिंकोना का, जिससे कि उन्हें क्योर मिल जाएगा। और अगर फिर भी उन्हें क्योर नहीं मिला तो फिर तो सोरा इज़ ऑलवेज इन द बैकग्राउंड, सोरा इज़ ऑलवेज द कॉज, और इसीलिए हम लोग एक एंटीसोरिक देंगे जिससे कि हमारे पेशेंट को क्योर मिल जाएगा। इसमें भी हमें टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और रिपीटेशन ऑफ मेडिसिन, जैसे हम लोगों ने पहले डिस्कस किया है फेब्राइल कंडीशन में, फर्स्ट केस में, यही हमें वहाँ पे लिखना है। थैंक यू।